हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 8 के नागरिक शास्त्र या सिविक्स को पढ़ेंगे। तो नागरिक या सिविक्स की पाठ्यपुस्तक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था 3। इसके अध्याय 3 में है संसदीय शासन व्यवस्था। देखिए इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है। ये दिल्ली में स्थित संसद भवन है। इससे सभी परिचित होंगे, संसद भवन से। तो हम पिछली कक्षाओं में आप सरकार, राज्य सरकार, लोकतंत्र आदि के बारे में पढ़ चुके हैं और इसके बारे में जानते हैं कि सरकार क्या है, लोकतंत्र क्या है। और यह अध्याय उसी क्रम की अगली कड़ी है। इस अध्याय में हम संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे, उसकी व्यवस्थाओं से अवगत होंगे तथा इसे भारत में क्यों अपनाया गया यह भी जानेंगे। इसी अध्याय में हम लोग लोकसभा एवं राज्यसभा के बारे में भी जानेंगे। तो लोकसभा क्या है, सदन के 2 भाग हैं, ठीक है। 2 सभा है, लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। विकास एवं परिचय, किस तरह से इसका विकास हुआ उसके बारे में हम देखते हैं। प्राचीन समय में ग्रामीण पंचायतें हमारे समाज का अभिन्न अंग रही हैं। तो प्राचीन काल से ही ग्रामों में, गांवों में ग्राम पंचायत होती है और जिनके द्वारा फैसले सुनाए जाते हैं, चाहे वो आपसी झगड़ा हो या जमीन से संबंधित वाद विवाद हो, तो वे सारे फैसले ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। तो आप जो अंग्रेजों के द्वारा व्यवस्था लाई गई थी, महलवाड़ी व्यवस्था, उसमें भी आप देखे होंगे कि जो मुखिया है वही सभी लोगों से कर वसूल करके सरकार को जमा देती हैं। तो एक काम ग्राम पंचायतों का कर वसूलना भी होता है। पंचायत के सदस्यों को दरबार के द्वारा, राज दरबार के द्वारा कर का एक हिस्सा दिया जाता है। तो जो पंचायतें होती हैं वे कर अदायगी का भी काम करती, कर वसूलने का काम करती है, फिर उसको राज दरबार में जमा कराती है। तो उस राज दरबार के द्वारा इस पंचायत के सदस्यों को कुछ हिस्सा कर से दिया जाता है। यदि पंचायत के सदस्यों में किसी का आचरण गलत हो या फिर कोई राजनीतिक जो गोलमाल करते हैं, कोई राजकीय धन का हिसाब किताब में गड़बड़ी यदि किसी सदस्य के द्वारा किया जाए तो उस सदस्य को पद से हटा दिया जाता है। मध्य युग में आकर सभा और समिति जैसी जो संस्थाएं थी, पहले कुछ संस्थाएं थी जिसको सभा या समिति कहा जाता है, जो राजाओं के द्वारा ही बनाया गया था। तो ये जो संस्थाएं थी धीरे धीरे क्या हुई, समाप्त होती गई और ऊपर के जो स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास था वो रुक गया, धीरे धीरे वो रुक गया। लेकिन जो पंचायत संस्थाएं थी वो चलती ही रही, जो प्राचीन काल से चलती आ रही थी और उसी तरह से चलती गई। अब इसके रूप में थोड़ा बदलाव हो गया है। ये संस्थाएं जनपद परिषद, नगर परिषद तथा ग्राम संघ जैसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो ये जो पंचायतें होती थी इसको अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे जनपद परिषद थे, नगर परिषद थे, ग्राम संघ थे, पर लेकिन काम उनके एक ही थे, नाम अलग अलग थे लेकिन उनका भी वही काम था, विवादों का निपटारा, जमीन संबंधित विवाद को हटाना और लगान वसूलना। ये पंचायतें ही गांवों की संसद थी और जिस तरह से संसद का कार्य है नियमों को लागू करना, नियमों को चलाना, या फिर जो जनप्रतिनिधि आकर यही सारे विचार विमर्श करते हैं, तो यही सारा चीज गांवों में इन्हीं पंचायतों में होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो गांव का संसद है वो है पंचायत। 1833 के चार्टर्ड अधिनियम में पहली बार यह विधान परिषद के बीच के रूप में दिखाई दिया और 1833 साल में जब चार्टर्ड अधिनियम हुआ तो ये क्या है, पहली बार विधान परिषद का जो रूप है उसका छोटा रूप उसमें देखने को मिला। 1860 और 1870 के दशक से ही भारतीय राजनीतिक रूप से जागरूक होने लगे। तो 1860-70 के दशक में जो भारतीय लोग थे वे अपने आसपास राजनीति का महत्व को समझने लगे, किस तरह से राजनीति के द्वारा देश को अलग एक रास्ता दिया जा सकता है, अलग एक लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है। ये चीज वे समझने लगे, लोगों में जागरूकता आने लगी। कालांतर में भारतीयों में राजनीतिक चेतना का विकास भी हो चुका था और धीरे धीरे जो भारतीय थे उनमें जो राजनीतिक विवेक था, राजनीतिक चेतना था, बुद्धि था, उसका विकास होने लगा था।
अब एक ऐसी संस्था की आवश्यकता महसूस की जाने लगी जो राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष कर सके। तो जब लोगों ने राजनीतिक चेतना लोगों के मन में आने लगी, तब उन्होंने भी महसूस किया कि एक ऐसा राष्ट्रीय स्तर का एक संस्था होना चाहिए जो राष्ट्रीय संघर्ष को और आगे ले सके। तो उस समय पहले क्या था, गुलामी के जंजीरों से जकड़ा हुआ था भारत, इसलिए एक ऐसे संस्था की आवश्यकता पर लोगों ने और ज्यादा जोर देने लगा। तो अंततः क्या हुआ कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई वो हुई थी 1885 ईस्वी में। तो ये कब हुआ था, जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, वो अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय लोगों ने भारत को आजादी दिलाने के लिए, भारत के संघर्षों को और ज्यादा, जो क्रांतिकारी संघर्ष थे उसको और ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की 1885 में। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई। और इसके स्थापना किसके द्वारा की गई? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। 1919 के भारत सुधार अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय विधानमंडल बनाया गया। इसके बाद 1919 में भारत सुधार अधिनियम एक अधिनियम बना जिसमें भारतीय विधान परिषद के स्थान पर, इससे पहले क्या था, भारतीय विधान परिषद था, उसके स्थान पर 2 सदन का एक विधानमंडल बनाया गया। तो वो क्या था, राज्य परिषद और विधानसभा। विधान परिषद के स्थान पर आ गया राज्य परिषद और विधानसभा। प्रत्येक सदन में अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता था। तो प्रत्येक सदन से क्या है, लोगों को जो सदस्य होते थे उनका चुनाव उसी से किया जाता था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भारत की संविधान सभा को पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न निकाय घोषित किया गया। तो भारत 1947 में आजाद हुआ। उसके बाद भारतीय स्वतंत्र अधिनियम में भारत का जो संविधान सभा है उसको पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न घोषित कर दिया गया कि जो संविधान निर्माण के लिए जो सभा का गठन किया गया था उसको स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के गणराज्य का संविधान लागू हुआ। और जब भारत आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा के द्वारा संविधान को बनाया गया। तो संविधान क्या है? नियमों का संग्रह, जिसमें ये नियम दिया गया है कि हमें किस तरह से अपने देश को चलाना है और किस अपराध के लिए कौन सा कानून, कौन सा सजा है, हमारे क्या अधिकार है, हमारे क्या कर्तव्य हैं, ये सारे चीज हमारे संविधान में दिया गया है। तो हमारा जो संविधान था उसको 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत में लागू किया गया। इसके कारण आधुनिक संस्थागत ढांचे सहित पूर्ण संसदीय प्रणाली स्थापित हो गई। और इसमें जो संसद की किस तरह से कार्य प्रणाली होगी, किस तरह से गठन किया जाएगा, ये सारे चीजों का वर्णन हमारे संविधान में दिया है। तो इसी के कारण जो आधुनिक संस्थागत जो ढांचा है संसद का, वो स्थापित हुआ। संविधान सभा भारत की अस्थायी संसद बन गई। और जो संविधान सभा था वो भारत का एक अस्थायी संसद बना प्रारंभ में, जो 1952 के प्रथम आम चुनाव के अनुसार संसद के गठन होने तक कार्य करती रही। और 1950 में हमारा संविधान बना और उसके जो सभा थे, जो संविधान सभा के सदस्य थे, वही अस्थायी रूप से संसद के सदस्य बन गए। और लेकिन जब पहला आम चुनाव हुआ 1952 में, तब जो लोग जनप्रतिनिधि चुनकर आए और उन्हीं के द्वारा संसद का गठन हुआ और संसद का कार्य उन्हीं के द्वारा फिर संपन्न किया गया। और जो अस्थायी सदस्य थे इसके पहले, उनका वे हट गए और उनके स्थान पर जो चुने हुए जनप्रतिनिधि थे वे आ गए। भारत की राजनीतिक व्यवस्था को संसदीय लोकतंत्र कहा जाता है। तो भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था कैसी है? संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है। संसद के द्वारा लोकतंत्र का संचालन होता है
और लोकतंत्र क्या है? जनता के प्रतिनिधियों द्वारा जनता का शासन है। तो जनता के प्रतिनिधि चुनकर संसद में आते हैं और उनके द्वारा सरकार का गठन होता है और इसी सरकार के द्वारा देश के संचालन का कार्य होता है। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका अपनी वैधता विधायिका से प्राप्त करती है। विधायिका क्या है? संसद है। तो संसदीय जो लोकतंत्र है उसमें कार्यपालिका जो है अपनी वैधता किससे प्राप्त करती है? विधायिका से प्राप्त करती है। संसद विधायिका संसद है तथा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें कार्यपालिका और विधायिका परस्पर जुड़े हुए होते हैं। तो क्या है? वे दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी है और विधायिका कार्यपालिका के प्रति। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के से जुड़े हुए संस्थान हैं। इस प्रणाली में राज्य तथा सरकार के मुखिया अलग अलग व्यक्ति होते हैं। तो इस प्रणाली में जो राज्य होता है तथा जो सरकार के मुखिया होते हैं वे अलग अलग होते हैं। तो इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका में आध्यात्मक शासन प्रणाली प्रचलित है। तो हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र प्रणाली प्रचलित है, उसी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए में आध्यात्मक शासन प्रणाली प्रचलित है। तो अध्यक्षात्मक में क्या होता है? अध्यक्ष होता है। जो हम अध्यक्षीय प्रणाली में राज्य का मुखिया तथा सरकार का मुखिया एक ही व्यक्ति होता है। तो इसमें क्या होता है? जो राज्य का मुखिया होता है और जो केंद्र का मुखिया होता है दोनों एक होता है। लेकिन हमारे देश में क्या है? राज्य का और केंद्र का मुखिया अलग अलग है, जिसको हम आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें कार्यपालिका अपनी वैधता विधायिका से प्राप्त नहीं करती और जो यूएसए की जो शासन प्रणाली है उसमें कार्यपालिका अपनी जो वैधता है वो विधायिका से नहीं प्राप्त करती। लेकिन भारत में क्या है? कार्यपालिका जो विधायिका है उससे अपनी वैधता प्राप्त करती है। आगे है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था क्यों अपनाई गई? तो भारत में अध्यक्ष जो यूएसए में है अध्यक्षीय शासन प्रणाली वो नहीं अपनाकर संसदीय शासन प्रणाली क्यों अपनाई गई? तो इस पर हम विचार करेंगे। तो संविधान निर्माण के समय संविधान सभा द्वारा इस बात पर काफी चर्चा की गई कि भारत में जो संसदीय प्रणाली रहे या अध्यक्षीय प्रणाली रहे, जो अमेरिका की प्रणाली है वो रहे या फिर संसदीय प्रणाली रहे। तो इस पर संविधान सभा में काफी विचार विमर्श किया गया। तो भारतीय राजनीति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा तत्कालीन दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर संसदीय प्रणाली को स्वीकार किया गया। तो जो बहस हुआ उसमें देखा गया कि जो भारतीय राजनीति की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, भारत का इतिहास क्या है राजनीति में, और भारत की जो तात्कालिक मतलब अभी का जो वर्तमान स्थिति है वो कैसा है, तो वो दोनों को ध्यान में रखकर भारत के लिए संसदीय शासन प्रणाली को ही ज्यादा अनुकूल समझा गया संविधान सभा द्वारा। तो इसलिए जो अध्यक्षीय प्रणाली को नाम अपनाकर संसदीय प्रणाली को भारत में अपनाया गया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पूरे देश की जनता ने लंबा संघर्ष किया। तो इसके बारे में आप थोड़ा या ज्यादा जानते होंगे कि जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम था उसमें भारत के हर तबके के लोगों ने हिस्सा लिया और ये जो संघर्ष हुआ देश को आजाद कराने के लिए एक लंबा संघर्ष चला और भारत को आजाद कराने के लिए काफी लंबी लड़ाई हमारे क्रांतिकारियों को देशवासियों को लड़ना पड़ा। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तो समाज के विभिन्न वर्गों के द्वारा इसमें हिस्सा लिया गया था। अमीर वर्ग तो थे ही, साथ में मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग या निम्न वर्ग के लोग भी इसमें हिस्सा लिए। विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रणाली में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे और जो सारे अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों ने हिस्सा लिया वे स्वतंत्रता, समानता और जो निर्णय प्रणाली है उसके जो हिस्सेदारी है उसके विचारों से वे काफी प्रेरित थे और इसी से प्रेरणा पाकर उन्होंने ये संघर्ष का लंबा युद्ध लड़ा। स्वतंत्रता आंदोलन ने लोगों को ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने
तथा अपनी मांगें पेश करने की शक्ति प्रदान की। और ये जो स्वतंत्रता आंदोलन था, इसमें लोगों को ये शक्ति प्रदान की कि लोग ब्रिटिश सरकार की आलोचना कर सकें और अपनी मांगों को उनके सामने रख सकें। जो अंग्रेज सरकार थी उनके सामने अपने मांग को रख सकें और अपने स्वतंत्रता आंदोलन को जारी रख सकें और जो ब्रिटिश सरकार के खराब काम है उसकी आलोचना भी कर सकें। ये शक्ति लोगों में आ गई थी। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1885 में ही मांग की थी कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। तो 1885 में A.O. ह्यूम ने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, उसमें भी ये मांग किया गया अंग्रेज सरकार से, ब्रिटिश सरकार से, कि जो विधायिका का निर्वाचन होगा उसमें जो सदस्य होंगे वे चुनाव द्वारा आने चाहिए, चुनाव द्वारा चुनकर आए हुए सदस्य होने चाहिए और वैसे सदस्य को बजट में चर्चा करने का और प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिलना चाहिए। तो ये सारे मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा की गई थी। औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत के सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। तो ये जो औपनिवेशिक शासन था अंग्रेजों का, उसमें लोगों को काफी अनुभव हुआ और जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसमें भी राष्ट्रवादियों का ये विश्वास हो गया था। जो संघर्ष कर रहे थे उन लोगों को विश्वास हो गया था, राष्ट्रभक्तों को विश्वास हो गया था कि जो स्वतंत्र भारत के लोग हैं उनका जीवन भी फैसला लेने की क्षमता रखता है, उनका जीवन को प्रभावित करने वाले जो फैसले में हिस्सा लेने की क्षमता वे रखते हैं। लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश प्रभाव में रहने के कारण भारतीय समाज ब्रिटेन में प्रचलित संसदीय व्यवस्था से भलीभांति परिचित हो चुकी थी और लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश का प्रभाव भारत में रहा और जो भारतीय समाज था वो ब्रिटिश में जो प्रचलित जो संसदीय व्यवस्था थी, मतलब अध्यक्ष शासन व्यवस्था थी, उससे वे अच्छी तरह से परिचित हो गए थे कि उनकी शासन पद्धति किस तरह की है। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती थी। तो जो भारत इतने कष्ट से, इतने दिनों के संघर्ष के बाद आजाद हुआ था, तो ये स्वतंत्रता जो मिली थी बहुत अमूल्य थी। तो इसका ये स्वतंत्रता जो मिली है, इसका अर्थ ये नहीं कि सरकार जो गठन होगा वो सरकार जो चाहेगी वही लोगों पर थोप देगी, तो ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता संघर्ष के सपनों और महत्वाकांक्षों ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया और जो स्वतंत्रता संघर्ष था इसके तो लोगों के जो सपने थे, आकांक्षाएं थी स्वतंत्र भारत के संविधान के लिए, तो वो क्या था, वो जो उनका मन की इच्छा थी, सपना था, वो संविधान के रूप में रूप ग्रहण किया और उनके मन के जो विचार थे वही संविधान में उभर कर आया, क्योंकि संविधान सभा में सभी तबकों के लोगों ने हिस्सा लिया था। इस संविधान ने संसदीय व्यवस्था एवं सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। तो भारत में संविधान सभा के बाद ये निर्णय लिया गया कि भारत में संसदीय व्यवस्था लागू होगी, संसदीय शासन व्यवस्था भारत में चलेगी। और एक चीज आया जो था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है कि ऐसा अधिकार जो वयस्कों को, वयस्क मतलब 18 वर्ष से जिनकी उम्र अधिक है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो या किसी भी लिंग का हो, तो उसको मतदान देने का अधिकार है और यही है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। लेकिन एक शर्त यह है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। 18 वर्ष से ऊपर कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, वो मत देने के लिए अधिकार रखता है और वो मत देकर सरकार का चुनाव कर सकता है। अब आगे है संसद। हम भारतीयों को इस बात का गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। तो भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। लोकतांत्रिक सरकार में निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की सहभागिता तथा सहमति होती है।
तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से क्या है, जो लोग हैं वही उन्हीं की सहभागिता होती है और सहमति होती है लोकतंत्र में, क्योंकि जो प्रतिनिधि संसद में आते हैं वे क्या होते हैं, लोगों में से ही, जनता में से ही चुने जाते हैं। इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं, नागरिकों की ही सहभागिता होती है। और साथ ही कोई भी जो कानून पास होता है उसके लिए लोगों की भी सहमति ली जाती है। इस बात की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है और पूरे देश के अलग अलग हिस्से से लोगों के द्वारा ही, लोगों में से ही कोई प्रतिनिधि खड़े होते हैं और वही लोगों के द्वारा चुनकर संसद में आते हैं। तो ये इसका बड़ा प्रमाण है कि लोगों की सहमति और सहभागिता इसमें संसद में है। संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। तो भारत की जो लोकतंत्र है इसका केंद्र बिंदु और प्रतीक क्या है, संसद है। और प्रतीक मतलब क्या, सिंबल क्या है, इसका सिंबल क्या है, हमारे जो संविधान है और लोक संसद है, यही संविधान का केंद्रीय तत्व है। नागरिकों के द्वारा सरकार को मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव है। और जो चुनाव होता है, मतदान होता है, इसी के द्वारा जो जनता है सरकार को मंजूरी देती है कि हाँ मेरे ये कैंडिडेट है तो मैं इसको मत दे रहा हूँ और इसको चुनकर संसद में भेज रहा हूँ। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। संसद के लिए प्रतिनिधि भी जनता ही चुनती है। आपने पिछली कक्षा में ये पढ़ा है कि इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से ही एक समूह सरकार बनाती है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। और जनता में से जो लोग खड़े होते हैं और जनता ही उनको चुनकर संसद में भेजती है। तो ये जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं इन्हीं के समूह को संसद कहा जाता है। तो आप अब देखे होंगे आपके माँ पिताजी या बड़े भाई बहन जो जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, वो जब चुनाव होता है सरकार में, दो तरह का चुनाव होता है, एक लोकसभा एक विधानसभा चुनाव होता है। तो उसमें उनको मत देने का अधिकार रहता है। एक मतदान पत्र उनको मिलता है, पहचान पत्र, तो वो दिखाकर वे मत देते हैं, अपना चुनाव में अपना भागीदारी देते हैं और सहमति देते हैं। यह संसद सरकार को नियंत्रित करता है और जो ये जनता के प्रतिनिधि हैं इन्हीं को संसद कहते हैं। और यही संसद क्या करता है, सरकार को बनाता है और चलाता है, उसका मार्गदर्शन करता है और इस प्रकार अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं। और जो लोगों के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं उन्हीं के द्वारा सरकार बनती है और इस पर नियंत्रण रखते हैं। और यही संसद ये सारे चीजों पर नियंत्रण रखते हैं। तो इसको आप अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। संसद में सारे देश के लोगों का प्रतिनिधि हो, इसलिए पूरे देश को विभिन्न निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया है। और क्या है, पूरे देश के प्रतिनिधि चुनकर संसद में आते हैं और जितने भी ये प्रतिनिधि आएंगे वे पूरे देश को अलग अलग निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया है और हर निर्वाचित क्षेत्रों से चुने हुए प्रतिनिधि संसद में आते हैं। और इसी सभी पूरे देश की भागीदारी को बनाए रखने के लिए निर्वाचित क्षेत्रों को बनाया गया है और देश को अलग अलग निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचित क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुनकर संसद में आते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी खड़े होते हैं और आप जानते होंगे बहुत सारे राजनीतिक दल है। कुछ राज्य के राजनीतिक दल होते हैं और कुछ केंद्र के भी राजनीतिक दल होते हैं। तो ये क्या होते हैं, अलग अलग राजनीतिक दल होते हैं जिनके जो पार्टी से किसी को खड़ा किया जाता है प्रतिनिधि को और वे चुनाव लड़ते हैं और उसमें लोग मत देते हैं। तो हमारे देश में भी बहुत सारे राजनीतिक पार्टी हैं, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है और बहुत सारे राजकीय पार्टी भी हैं। राज्यों की पार्टी है, जैसे झारखंड में है झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो इस तरह से बहुत सारी पार्टियां हैं और आप अपने आसपास भी पता करेंगे कि क्या क्या कौन कौन सी पार्टी हैं। झारखंड को 14 लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और लोकसभा के द्वारा कौन चुने जाते हैं, प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। तो भारत जो झारखंड है हमारा राज्य, उसको भी 14 क्षेत्रों लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जो आप आगे मानचित्र में देखेंगे। तो अपने क्षेत्रों के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की पहचान कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि आपका क्षेत्र कौन सा है।
भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बना है। और जो भारत का संसद है उसके 3 भाग हैं, एक है राष्ट्रपति, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। ये तीनों से मिलकर संसद बना है। तो हम चित्र में देखते हैं झारखंड का लोकसभा क्षेत्र। देखिए इस चित्र में देखिए 14 लोकसभा क्षेत्रों में बांटा गया झारखंड को। एक है, पहला है राजमहल एसटी, दूसरा है दुमका एसटी, तीसरा है गोड्डा, चौथे नंबर पर है चतरा और 5वें में है कोडरमा, 6वां में गिरिडीह, 7वां धनबाद, 8वां रांची, 9वां में है जमशेदपुर, 10वां में है सिंहभूम एसटी, ठीक है, 11वां में है खूंटी एसटी, 12वां में है लोहरदगा एसटी, 13वां में है पलामू एससी और 14वां में है हजारीबाग। तो कुछ क्षेत्र हैं जिसमें रिजर्वेशन है, इसीलिए यहाँ एसटी एससी दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से 14 क्षेत्र हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका जिला कौन सा है, ठीक है, आपका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, इसके अनुसार आप देख सकते हैं। तो आप देखिए राष्ट्रपति, संसद 3 चीजों से बना है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो उसका पहला अंक क्या है, राष्ट्रपति। भारतीय गणतंत्र में सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति का होता है। जो हमारे गणतंत्र है उसमें जो सबसे ऊंचा जो पद है वो किसका है, राष्ट्रपति का है। इस पद की योग्यता धारण करने वाला कोई भी नागरिक राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, लेकिन इसकी जो योग्यता है निर्धारित है वो पूरा होना चाहिए। यह भारत का प्रथम नागरिक होता है। और राष्ट्रपति क्या होते हैं, भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। देश में कोई भी कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही लागू होता है। चाहे कोई भी कानून बने तो उसमें जो अंतिम निर्णय लेना होता है वो राष्ट्रपति को लेना होता है। तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री, मंत्री, राज्यों के राज्यपाल तथा न्यायाधीश आदि की नियुक्ति की जाती है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्री, राज्यों के राज्यपाल की और न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को ही होता है। आपात स्थिति में पूरे देश की बागडोर राष्ट्रपति के हाथ में आ जा सकती है। तो कभी कोई ऐसी स्थिति बन गए जिसे आपात स्थिति कहते हैं, जैसे युद्ध की स्थिति या फिर दंगे की स्थिति, तो ऐसी स्थिति में कभी कभी क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। तो ऐसे स्थिति में जो शासन की बागडोर होती है वो पूरा राष्ट्रपति संभालते हैं। वह वैश्विक स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा तीनों सेना का अध्यक्ष भी होते हैं। और जो तीनों सेना है, वायुसेना, जल सेना, थल सेना, स्थल सेना, तो ये तीनों जो सेना है उसके अध्यक्ष भी राष्ट्रपति होते हैं। समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होता है। और जितने भी कार्यपालिका संबंधी जितने भी कार्य हैं वे सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही संपादित होता है, पूरा होता है। अब पहला था राष्ट्रपति, दूसरा क्या है, राज्यसभा। तो राज्यसभा के मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। तो राज्यसभा में कौन आते हैं, जो राज्यों के प्रतिनिधि चुन के आते हैं वे राज्यसभा में आते हैं। तो ये क्या करता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके सदस्यों का चुनाव राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा होता है। तो जो राज्यसभा में सदस्य चुन के आते हैं वो राज्यों के जो विधानसभा होते हैं वही सदस्य चुनकर राज्यसभा में आते हैं। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं और जो देश के उपराष्ट्रपति हैं वे राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा की भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकता है। तो राज्यसभा के द्वारा भी कोई कानून पेश किया जा सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय राष्ट्रपति ही लेंगे। कोई भी विधेयक बिना राज्यसभा की मंजूरी के कानून का रूप नहीं ले सकती है। तो राज्यसभा की भी अनुमति चाहिए कोई भी कानून आगे पास करने के लिए। इस तरह कानून के निर्माण में राज्यसभा की जो है महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। यह लोकसभा द्वारा पारित किए गए विधेयक की समीक्षा और आवश्यकता होने पर उसमें संशोधन करती है। तो लोकसभा के द्वारा जो विधेयक पारित किया जाता है, भेजा जाता है राज्यसभा को, उसको वो संशोधन कर सकती है और उसका समीक्षा भी कर सकती है। देखिए यहाँ राज्यसभा की कार्रवाई इस तरह से होती है। यहाँ पे सभापति बैठे हैं
जो भारत के क्या है उपराष्ट्रपति होते हैं, वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। यहाँ राज्यसभा के सभापति यहाँ बैठे हैं और बाकी यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य बैठे हैं और किसी विधेयक पर इनके द्वारा आलोचना की जा रही है, समीक्षा की जा रही है और उसको संशोधन के लिए बहस चल रही है। संविधान के अनुसार राज्यसभा में अधिकतर 250 सदस्य हो सकते हैं और संविधान के द्वारा क्या निर्णय लिया गया है कि राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं और राज्यसभा में 238 निर्वाचित सदस्य होंगे जो राज्यों के से आएंगे और 12 जो होंगे वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होंगे। तो 12 जो सदस्य होते हैं वो अधिकार होता है जो राष्ट्रपति होते हैं अपने द्वारा मनोनीत कर सकते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के स्वीकृति से ही कोई विधेयक कानून का रूप ले सकता है। तो कोई भी कानून बनने से पहले वो लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में वो पारित होगा, वहां से पास होगा। फिर पास होने के बाद जब राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देंगे, अपना सिग्नेचर देंगे, तभी कोई कानून या कोई विधेयक कानून का रूप ले सकता है। ठीक है, कोई कानून तभी बन सकता है जब वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप राज्यसभा के बारे में समझें। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब लोकसभा, इसके बाद है लोकसभा, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये है इस पार्ट का पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम इसके आगे लोकसभा को पढ़ेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो इसको आप बार बार पढ़ेंगे, अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे और दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट करेंगे। और यदि पिछला चैप्टर कोई आपका छूट गया है या फिर आने वाले चैप्टर आपको प्राप्त करने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपका कोई भी चैप्टर नहीं छूटेगा। तो आज के लिए इतना ही, आप पढ़ते रहिए।